नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 2 मास, वेट एंड डेंसिटी। सबसे पहले देखते हैं कि मास और वेट में अंतर क्या है। ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान और वेट यानी कि वजन। इनको समझने के लिए हमें इनके इनके बीच के अंतर को बहुत ध्यान से और सरल भाषा में समझना होगा। बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मास को। ठीक है, मास किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा होती है। क्या? पदार्थ की पदार्थ की कुल मात्रा। ठीक है, यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इसे सरल भाषा में कहा जाए तो किसी वस्तु के अंदर जितने कण पार्टिकल या किसी वस्तु के अंदर जितने भी कण होंगे, ठीक है, या फिर कहें पार्टिकल्स या फिर कहें पदार्थ, ये उसका क्या है? भार होता है। कौन? मास। ठीक है, अगर हम बात करें मेन पॉइंट की, तो मेजरमेंट यूनिट मास की होती है किलोग्राम, यानी कि इसे किलोग्राम में मापा जाता है। किसी भी जगह पर स्थिर होता है, यानी कि भार किसी भी जगह पर नहीं बदलता, चाहे आप पृथ्वी पर ले लीजिए, चाहे चंद्रमा पर, या फिर स्पेस में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि अगर एक बर्तन का भार अर्थ पर 5 kg है, ठीक है, तो यही भार यानी कि यही जो द्रव्यमान होगा वो मून पर भी 5 kg ही रहेगा, यानी कि चंद्रमा पर भी 5 kg ही रहेगा। अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट की, तो मास को मेज़र करने के लिए बैलेंस का यूज़ किया जाता है। किसका? बैलेंस का यूज़ किया जाता है। बैलेंस। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर कोई भी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है तो एक तराजू का यूज़ किया जाता है, यानी कि उसको बैलेंस करके उसका भार ज्ञात किया जाता है, उसका मास यानी कि द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी यानी कि मास की अगर बात करें तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, या फिर कहें यह एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि इसमें सिर्फ मान होता है, दिशा नहीं होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक अर्थ है और ये किसी चीज़ को, द्रव्यमान को मापने वाली, मेज़र करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपके शरीर का जो मास है, मान लीजिए 50 किलोग्राम है, तो वो हमेशा 50 किलोग्राम ही रहेगा, चाहे आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर चले जाएं। अब बात करते हैं वेट की, यानी कि वजन। वेट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी डेली लाइफ में हम वेट के बारे में हर जगह सुनते आए हैं। ठीक है, तो वजन किसी वस्तु का क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये क्या है? वजन होता है। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगने वाला कौन सा एक बल होता है, जिसे हम वेट कहते हैं, वजन कहते हैं। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि ग्रेविटी किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमारी एक अर्थ है। ठीक है, अर्थ पर लगने वाले एक बल जो होता है, बहुत ही, वो होता है एक, जिसे कहते हैं ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। मेन पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो मेजरमेंट यूनिट यानी कि जो वजन होता है, वजन को हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से, यानी कि वेट। इस डब्ल्यू को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट यूनिट की अगर बात करते हैं तो यह न्यूटन में मेजर किया जाता है। किसमें? न्यूटन में मापा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक न्यूटन की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक न्यूटन की, तो वो होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसकी अगर बात करें डिपेंडेंसी ऑफ एट प्लेस, यानी कि स्थान पर निर्भर करता है, ये स्थान पर ये निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। वजन उस जगह के ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु का वजन अर्थ पर 10 न्यूटन है, ठीक है, तो चंद्रमा पर यह 1/6 हो जाएगा। ठीक, इसको मेज़र करने के लिए, इसको किसको? वेट को, वेट को मेज़र करने के लिए, यानी कि इसकी जो मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया जाता है। स्प्रिंग
बैलेंस का, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी अगर बात करें तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होती है, ठीक है। सदिश राशि होती है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों होते हैं। वजन हमेशा नीचे की ओर ग्रेविटी की दिशा में लगता है। कहाँ लगता है? जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये वजन है जो नीचे की ओर ग्रेविटी की ओर लगता है, ठीक है। तो अगर आपके शरीर का भार, क्योंकि यहाँ पर क्या है W इक्वल्स टू, तो इसी संदर्भ में आप कह सकते हैं कि जो वेट है तो होता है W, वो उस वस्तु का द्रव्यमान और इनटू उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये होता है क्या? वेट, W इक्वल्स टू mg। तो वजन अगर मान लीजिए आपके शरीर का अगर वेट है वो 50 किलोग्राम है, यानी कि सॉरी द्रव्यमान आपका 50 किलोग्राम है, तो जो अर्थ पर लगेगा वेट यानी कि जो वजन होगा आपका वो होगा 50 इंटू 4.9.8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 490 न्यूटन। तो अगर हम बात करें यही वेट यही वेट के चंद्रमा पर होने की, तो वो कितना होगा? अगर बात करें वेट एट मून, वेट एट मून, तो 490 जो निकला हमारे पास, इस 490 का 1/6 क्या होगा? 81.67 न्यूटन। ये कहाँ होगा? मून पर होगा, चंद्रमा पर होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। अगर हम विशेषताओं में बात करें तो डेफिनेशन की अगर बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की, तो मास क्या होता है? मास होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की, अच्छा एक बार रब करके इधर तो लेते हैं मास और इधर लेते हैं भार, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी डेफिनेशन वाइज, तो ये होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और वेट क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात करते हैं इसकी मेजरमेंट यूनिट की, तो यूनिट इसे किलोग्राम में मेजर किया जाता है, जबकि इसकी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक। स्थान पर ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन प्लेस, डिपेंड्स ऑन प्लेसेस, यानी कि कहाँ रखे हुए हैं ये डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर या फिर कहाँ रखे हो, अर्थ पर है या मून पर है या फिर किसी अन्य प्लेनेट पर है। सॉरी, एम की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये किसी भी स्थान पर डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि आप कहीं भी ले लीजिए हमेशा स्थिर रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक। और ये वेरिएबल रहेंगे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करें इनके नेचर की, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है, और ये W यानी वेट, ये वेक्टर राशि है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला जो बल है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के कारण लगता है। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट की, तो इंस्ट्रूमेंट इसमें इन्हें हम बैलेंस करके मेज़र कर सकते हैं, बैलेंस करके। और जो वेट है इनके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो जो भी डेली लाइफ के हमारे जो एग्जांपल हैं उनमें अगर हम वेट की बात करें, तो अगर आपके पास 1 किलोग्राम आटा है तो यह 1 किलोग्राम ही रहेगा, चाहे आप इसे भारत, अमेरिका या चंद्रमा पर ले जाएं। यहाँ पर अगर आप देख देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु है उसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है, तो ये चाहे आप अर्थ पर ले लीजिए, मून पर ले लीजिए या फिर स्पेस पर ले लीजिए, ये 10 किलोग्राम ही रहेगा, ठीक। जैसे लेकिन अगर हम बात करें इसके W इक्वल्स टू mg की या फिर वेट की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर ये 10 किलोग्राम रहेगा अर्थ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक मल्टीप्लाइड फैक्टर काम करेगा, वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g। यही जो g है ये मून पर 1/6 हो जाएगा, यानी कि जो पूरा वेट है वो 1/6 हो जाएगा। तो और यहाँ अगर स्पेस की अगर बात करते हैं, तो स्पेस में किसी प्रकार का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, तो ये इसका जो वेट होगा वो ज़ीरो होगा, कहाँ पर?
किसी भी स्पेस यानी कि स्पेस में, ठीक है? तो हम कंक्लूज़न क्या निकलता है इनसे कि वेट और मास ये दोनों इन दोनों में बहुत ही मूलभूत अंतर होता है। वेट किसी यानी कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु की एक आंतरिक विशेषता होती है, जबकि जो वजन है, जो वेट है, वो एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि ग्रेविटेशनल के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है? अब बात करते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण को नियम के समझने से पहले हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर हर चीज एक दूसरे को क्या है अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो पृथ्वी हो, चांद हो, सूरज हो या हम खुद हों। न्यूटन ने इसे खींचने वाले फोर्स को समझाया और इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। अब इसे हम आसान भाषा में अगर समझें तो न्यूटन का नियम क्या कहता है? न्यूटन का नियम ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को खींचती है। यह खींचने वाला बल उसके मास और मास उसके मास के सीधे समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है जो दोनों पास पास रखी हुई हैं और इन दोनों के बीच की दूरी m1 r है, ठीक है? r डिस्टेंस पर ये दोनों रख रखे हुए हैं और ये दोनों क्या हैं एक दूसरे से एक बल जो है यानी कि ये तो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये है सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? तो इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स F12 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उसे F21 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है? तो जो ये फोर्स लग रहा है, कौन-सा अट्रैक्शन फोर्स, ये क्या होगा? ये F12 इक्वल्स टू F21 यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कारण सेकंड पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या फिर यूँ कहें सेकंड ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सेकंड पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स फर्स्ट के कारण वो क्या होगा? इन दोनों के यानी कि समानुपाती होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के गुणनफल और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितनी भारी चीज़ें होंगी उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा यानी कि इनका जो द्रव्यमान होगा वो जितनी ज़्यादा भारी होंगी तो उतनी ही ज़्यादा एक दूसरे को खींचेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देख लीजिए कि अर्थ हमें ज़्यादा खींचती है। हम जो अर्थ की सरफेस पर रहते हैं वो इसी कारण है कि जो हमारा द्रव्यमान है और अर्थ का द्रव्यमान है, अर्थ क्या है बहुत ज़्यादा द्रव्यमान कंज्यूम करती है। तो एक तरीके से ये क्या है अर्थ हमें अपनी ओर खींच रही है जिसे हम क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जितना नज़दीक होंगे खींचने का बल उतना ही ज़्यादा होगा। जितना नज़दीक होंगे यानी कि जितनी डिस्टेंस कम होगी ये जो बल है कौन F12 या फिर F21 जिसे हम कंबाइंडली कह सकते हैं F यानी कि फोर्स यानी अट्रैक्शन फोर्स। तो जितना ज़्यादा दूरी कम होगी यानी कि R जितना कम होगा फोर्स यानी कि अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं, हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखिए F प्रोपोर्शनल टू होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करता हूँ, सॉरी ये G जो है ये अभी नहीं आएगा, तो यहाँ पर एक G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? क्या G से रिप्रेजेंट करते हैं m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो G की वैल्यू होती है गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर कहें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर कहें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये यूनिट कहाँ से आई इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, इस G की यूनिट के निकालने की, तो F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। G को हम एज इट इज़ रखते हैं और m1 m2 ये क्या है? मास है और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम में होती है। यहाँ पर 2 मास है तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है? और
आर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को हम यहाँ पर लेते हैं मीटर में, तो आर का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम जी की जो यूनिट निकालना चाहें तो वो हमें निकल के आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो जो फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो कैसे होता है, अगर मान लीजिए दो गेंदों को ले और उन्हें एक दूसरे के आसपास रखें, यानी कि पास पास रखें, तो वे एक दूसरे को खींच रही होंगी, तो यह खींचने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हालांकि यह बल बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर बात करें सेकंड ऑब्जर्वेशन की, तो वो होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का मास बहुत बड़ा होता है, इसलिए वह हर चीज को अपनी ओर खींचती है। एग्जाम्पल की तरफ पर देखें तो जब आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे आ जाती है, क्योंकि जो अर्थ है उसे अपनी तरफ खींच रही है। डिस्टेंस और फोर्स के अगर हम बात करें, इन दोनों के रिलेशन की बात करें, तो जब वस्तुएं पास पास होंगी तो खींचने का बल ज़्यादा होगा, जब वस्तुएं दूर दूर होंगी तो खींचने का बल कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, अट्रैक्शन फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अर्थ और सन, इन दोनों के बीच का जो खिंचाव है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर पृथ्वी दूर चली जाए तो यह खिंचाव क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ उदाहरण हैं जो कि हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी और चांद है, ये अर्थ है और ये मून है, ये अर्थ है और ये मून है। तो चांद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चारों ओर क्या है, रोटेशन करता है। अगर यह बल न होता तो चांद सीधा स्पेस में चला जाता, सीधा स्पेस में चला जाता। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें सेकंड ऑब्जर्वेशन की, तो वो होता है एप्पल, एप्पल का धरती पर गिरना, नीचे गिरना। तो जब न्यूटन ने देखा कि पेड़ से सेब गिर रहा है, तो उन्होंने समझा कि कोई बल इसे नीचे खींच रहा है। ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ऐसे ही अगर बात करें इस पे सन की, यानी कि सन, सूरज, ठीक है, सूर्य के चारों ओर लगाने वाले ग्रह। ठीक है, ये क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि सारे ग्रह उसकी ओर खींचते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि हर चीज़ एक दूसरे को खींचती है। हाँ, आपकी किताब जो है वो भी आपको खींच रही है और आप भी उसे खींच रहे हैं। बस आपका जो द्रव्यमान है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए ये खिंचाव जो है वो महसूस नहीं होता। ठीक है, और अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल का जो असर है, वो बड़े मास जैसे कि पृथ्वी, इन जैसी चीज़ों में यह देखने को मिलता है, असर देखने को मिलता है। दूरी का अगर हम बात करें, तो अगर दूरी बढ़ती है तो बल कम होता है। ठीक है, तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, वो एक ऐसा नियम है जो ये समझता है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरे को क्यों खींचती है, चाहे वह पृथ्वी पर सेब का गिरना हो या ग्रहों का सूरज के चारों ओर घूमना। तो सब कुछ इसी नियम से चलता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो जी है, कौन, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, तो ये जी आखिर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यही क्यों निकल कर आया। जो जी की वैल्यू है वो हमने देखी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैसे निकल कर आया। तो जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया तो उसमें एक स्थिरांक जी की बात कही थी। किसकी, जी की। तो यह स्थिरांक बताता है कि दो वस्तुओं के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स को ठीक से कैसे मेजर किया जाए। अब जी का सही मान निकालने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रयोग किए। इस पूरे सफ़र को अगर हम आसान भाषा में समझें तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन में, और m1 और m2 दोनों वस्तुओं का मास है, द्रव्यमान है किलोग्राम में, r दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी होती है जिसे हम मीटर में मेजर करते हैं, और g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जिसे हमें निकालना है। अब समस्या क्या थी, देखिए जब न्यूटन ने नियम बनाया तब g का मान किसी को पता नहीं था, इस कारण हम बल का सही मान नहीं निकाल पा रहे थे। अब ये हल कैसे निकला, तो 1798 में 1798 में
1798 में एक वैज्ञानिक आए, कौन? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश, कैवेंडिश, ठीक है, ये आए। तो इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन्होंने पहली बार जी का सही मान निकालने के लिए एक प्रयोग किया। कैवेंडिश का प्रयोग कौन सा है? कैवेंडिश ने एक टॉर्शन बैलेंस नाम की डिवाइस बनाई। क्या? टॉर्शन बैलेंस, ठीक है, टॉर्शन बैलेंस, जिसे आप यहाँ देख रहे होंगे। तो टॉर्शन बैलेंस नाम की एक डिवाइस किसने बनाई? हेनरी कैवेंडिश ने। कहाँ पर? कब? 1798 में। तो यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे उन्होंने दोनों बॉल्स के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को मेजर किया। अब ये प्रयोग कैसे किया? उन्होंने दो भारी जो लार्ज बॉल्स हैं, ठीक है, ये जो दो लार्ज बॉल्स हैं और दो छोटी छोटी बॉल्स हैं, ठीक है, इन दोनों बॉल्स को एक पतली छड़ से जोड़ा, ठीक है। तो बड़ी जो बॉल्स हैं उनको स्थिर रखा, स्टेबल रखा, और छोटी बॉल्स को उनके पास ला करके टॉर्शन बैलेंस पर लगाया। जो लार्ज बॉल्स हैं और छोटी बॉल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स है वो देखा गया। इस फोर्स के को मेजर करने के लिए उन्होंने ट्विस्टिंग एंगल को रिकॉर्ड किया। जो जितना झुकाव एंगल है, ये जो एंगल है, इस ट्विस्टिंग एंगल को उन्होंने रिकॉर्ड किया। अब ये जी कैसे निकला? कैवेंडिश ने न्यूटन के फॉर्मूला, जो कि अभी हमने बात की थी, F इक्वल्स टू G m1m2/r², ठीक है। अब इसका उपयोग किया किसने? कैवेंडिश ने। तो फॉर्मूला को अब हम जी के लिए लिखेंगे। कैसे? इसी फॉर्मूला को हम किसके लिए? जी के लिए लिखते हैं। तो जी इक्वल्स टू निकल कर आएगा F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है। तो यहाँ पर F क्या है? कैवेंडिश ने मेजर कर लिया कि कितना फोर्स लग रहा है। R क्या है? बड़ी और छोटी गेंदों के बीच की दूरी, ठीक है। और m1 और m2 क्या है? उन दोनों जो बॉल्स हैं उनका मास। अब ये जी का मान कैसे आया? तो कैवेंडिश ने बहुत ही सटीक मेजरमेंट किए और इन मापों को इस फॉर्मूले में डाल करके कि कितना फोर्स लग रहा है, कितनी उनके बीच की दूरी है और दोनों बॉल्स के मास क्या हैं, ठीक है। अब इन सबको निकालने के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे और वो निष्कर्ष हमारे सामने यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के रूप में हमें मिला। इसका मतलब होता है कि दो दो एक एक किलोग्राम की जो वस्तुएं हैं, जो कि 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच जो खिंचाव का बल होगा वो बहुत ही छोटा होगा। छोटा कैसे होगा? आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो 10⁻11 है, -11 है। देखिए, -11 यानी कि 1/10⁻11, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो खिंचाव होगा उन दोनों वस्तुओं के बीच में वो बहुत ही छोटा होगा, यानी कि 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन होगा, ठीक है। तो सरल भाषा में अगर हम समझें तो जी, कैपिटल जी एक ऐसा नंबर है जो हमें बताता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कितना कमजोर होता है, ठीक है। तो इसका मान बहुत छोटा होता है, इसलिए हम डेली रूटीन की जो भी हल्की चीजें होती हैं जैसे कि किताबें, गेंद, इनमें गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष ये निकल कर आया कि कैवेंडिश ने यह साबित किया कि गुरुत्वाकर्षण हर जगह है और इसे सटीक तरीके से मेजर किया जा सकता है। न्यूटन के जो फॉर्मूला है उसने इसे सिद्धांत दिया और कैवेंडिश ने प्रयोग से जी का मान निकाला। तो भाई जी इक्वल्स टू 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि कैवेंडिश ने इसे मेजर किया और गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रैक्टिकली सही साबित किया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो होता है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अभी हमने देखा ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, और स्मॉल जी क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो जी और जी दोनों क्या हैं? ग्रेविटेशन से जुड़े हैं, लेकिन इनका मतलब और जो काम है वो अलग अलग है। इसे अगर हम एकदम आसान और देसी अंदाज में समझें तो जी क्या है? जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ये क्या है? जी वो कांस्टेंट है, कैपिटल जी वो कांस्टेंट है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करने के लिए यूज किया जाता है। यह हमेशा एक जैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ये एक तरीके से
एक जैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, मतलब ब्रह्मांड में कहीं भी हो जी का मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो अभी हमने देखी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की, स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, तो ये क्या है? तो जी वो एक्सेलरेशन है जो किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ये पृथ्वी है, इसके जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, तो इसमें एक तरीके से उस वस्तु पर ये ढालता है। ठीक है, मतलब अगर आप कोई चीज़ ऊपर से गिराओगे, ठीक है, कोई चीज़ ऊपर से गिराओगे तो वह जी की वजह से क्या है, नीचे ही आएगी। किसकी वजह से? जी की वजह से। तो इसकी जो वैल्यू होती है अर्थ की सरफेस पर, अगर हम बात करें ये अर्थ है और इसकी सरफेस, ठीक है, अगर हम बात करें जी के बारे में, तो ये अगर अर्थ है तो इसकी सरफेस पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो लगभग 9 पॉइंट जी जो है वो हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यह क्या है, यह लोकेशन के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है। जैसे कि समुद्र तल पर जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊंचाई पर जाने पर क्या है, ये थोड़ा कम हो जाता है, और गहराई में जाने पर भी ये क्या है, कम हो जाता है। गहराई में जाने पर भी क्या है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यह क्या है, वस्तु के वजन को भी तय करता है। कौन? जी। तो जब आप कोई गेंद ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे गिरती है, क्योंकि अर्थ को जी उसी से मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन दोनों के मेन रिलेशन के बारे में, जो कि है कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में, तो कैपिटल जी और 1 सेकंड गाइस, कैपिटल जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करें पूर्ण जो इसके फुल फॉर्म है कैपिटल जी की, तो ये होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और स्मॉल जी होता है एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये इसका पहला अंतर हुआ। ये क्या बताता है, कैपिटल जी की अगर बात करें तो ये दो वस्तुओं के बीच खिंचाव का नियम है। दो वस्तुओं के बीच क्या है, खिंचाव का नियम है। कौन? ग्रेविटेशन, कैपिटल जी। और स्मॉल जी क्या बताता है कि यह किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण है, एक तरीके से गुरुत्वीय बल उत्पन्न कर रहा है किसी भी वस्तु पर। अगर हम बात करें वैल्यू की, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। और वहीं अगर बात करें स्मॉल जी की, तो अर्थ पर ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लगभग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो यह हमेशा ब्रह्मांड में हमेशा ये स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, और स्मॉल जी की अगर बात करते हैं तो यह जगह के अनुसार चेंज होता रहता है, चेंजेबल होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर भी ये अलग अलग स्थानों पर होता है। पोल्स पर कुछ होगा और ध्रुवों पर कुछ, पोल्स पर कुछ होगा और इक्वेटर पर कुछ होगा। ठीक है, अगर हम बात करें संबंधों की, तो जो ये जी है यह स्मॉल जी को प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है। कब? जी की कैलकुलेशन में, क्योंकि जी की कैलकुलेशन में क्या है, इस स्मॉल जी की कैलकुलेशन में इस जी का यूज होता है, कैपिटल जी का। ठीक है, और स्मॉल जी की अगर बात करें तो यह जी के कारण यानी कैपिटल जी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इन दोनों में आपसी रिलेशन है। तो अगर हम बात करें किसकी, अ, इन दोनों की, जी और जी को जोड़कर अगर हम समझें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूला क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला वो होता है F इक्वल्स टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपको मैंने कई बार रिपीट किया है कि क्या है ये, M1 क्या है, M2 क्या है, R क्या है। अब अगर बात करें अर्थ के लिए, फॉर अर्थ, ठीक है, तो स्मॉल जी क्या होता है, F अपॉन ए एम, यानी कि उस द्रव्यमान पर लगने वाला बल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि F अपॉन एम, तो इस F की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है,
मान लीजिए m1 जो है ये क्या है, इस m को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई कोई ऑब्जेक्ट है। एक तो यहाँ पर क्या है, अर्थ है। मान लीजिए इस m2 का मतलब क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये तो है अर्थ का द्रव्यमान और ये है उस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान। तो उस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान क्या है, ये है m। ठीक है, तो इसे अगर हम साधारण समझें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 सेकेंड गाइस। अर्थ पर जो F होगा, जैसे फोर्स है, ठीक है, तो ये होगा mg। कब, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g है, इसके कारण लगने वाला जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, कहाँ पर, अर्थ पर, वो mg होगा। ठीक है, अब इन दोनों फोर्स को अगर हम इक्वल करते हैं, ठीक है, तो देख लेंगे mg इक्वल्स टू g इंटू m और कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो m जो है उस वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, और यहाँ पर जो m है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो m है, कौन, कैपिटल M, ये क्या है, अर्थ का द्रव्यमान। तो पृथ्वी के लिए अगर बात करें तो जो पृथ्वी पर जो g निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, कैप g m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल जी और स्मॉल जी में जो रिलेशन है वो बनता है, जहाँ पर कैपिटल एम क्या है, ये है मास ऑफ अर्थ और आर क्या है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी की सरफेस पर रखा हुआ है और ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है, तो इस सरफेस से और इस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी उस पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, जिसे हम आर से डिनोट कर लो या फिर कैपिटल आर से डिनोट कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, ज़्यादातर हम कैपिटल आर को रिप्रेजेंट कर चलते हैं। ठीक, तो इससे साफ होता है कि स्मॉल जी का मान कैपिटल जी पृथ्वी के मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सरल भाषा में अगर समझें तो कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट वो नियम है जो बताता है कि खींचने की ताकत का पैमाना क्या होगा, और स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की खींचने की ताकत है जिससे चीज़ें नीचे गिरती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जी की, 1 सेकंड गाइस, अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट की, तो सोचो जी ऐसा नियम है जो यह तय करता है कि दो भारी पत्थरों के बीच में कितना खिंचाव होगा, और स्मॉल जी यह तय करता है कि जब आप पेड़ से सेब को गिरते हुए देखते हैं, ठीक है, तो यह सेब जी की वजह से गिर रहा है। ठीक है, तो जो सादा और सिंपल वे में कहें तो यह निकल कर आया निष्कर्ष कि कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण बल तय करता है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल तय करता है। ठीक है, बल तय करता है, और स्मॉल जी ये क्या है, पृथ्वी का खिंचाव महसूस करता है, पृथ्वी का खिंचाव महसूस करता है। ठीक है, खिंचाव। तो यहाँ पर अगर हम अब हमने देखा, अब देखते हैं कि कुछ चेंज होता है, परसेंटेज चेंज किसमें, जी में। तो अभी हमने देखा स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम जी में चेंज करते हैं, किसमें, इस जी में चेंज करते हैं, तो हमें पता है कि कैपिटल जी ये एक कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट है। तो वेरी क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, यानी ऑब्जेक्ट और उसके पृथ्वी के सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या है। अभी तो ये डिस्टेंस हम आर मानकर चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस जी को परसेंट मतलब चेंज करना चाहूँ तो ये चेंज कैसे निकल कर आएगा, तो ये उस दूरी के बीच में डिपेंड करेगा जो ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच में हो। कैसे, तो चेंज करने के लिए ये तो कांस्टेंट रहेगा, केवल जी जो है वो डिपेंड करेगा कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम बात करें डेल्टा जी अपॉन जी की, यानी कि उस परसेंटेज चेंज किसमें, गुरुत्वीय त्वरण में, तो ये आएगा इस आर में चेंज, यानी कि -2 डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, इतना परसेंटेज चेंज होगा। ठीक, यानी कि -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना हम उसकी दूरी में चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो ये एक कुछ रिलेशन है जो कि परसेंटेज चेंज इन जी को रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं अब ऊंचाई पर, यानी कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस से h ऊंचाई के कारण, यानी कि h हाइट के कारण जो g का मान है वो चेंज जो होता है उसमें बदलाव क्या होता है। ठीक है, तो जब हम धरती की सतह, मान लीजिए ये हमारी एक अर्थ है और अगर हम इस अर्थ पर
धरती की सतह पर खड़े हैं, तब तो क्या है, जो नीचे लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा होगा, वो होगा गुरुत्वीय त्वरण, क्या होगा, Gm/r²। तो इसे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो अर्थ पर रखी हुई है कौन, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो जी लगने लगने वाला जो जी है वो यही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो, अगर अब यहाँ देखें इस फॉर्मूला में, सॉरी इस फिगर में, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वो यहाँ जी हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, ये अर्थ की सरफेस है, तो इस हाइट की वजह से क्या है, इस हाइट की वजह से जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यानी कि जी, वो क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाएं, तो पृथ्वी से जो आपकी दूरी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले तो क्या थी अर्थ की सरफेस पर, ये कैपिटल आर थी, यानी कि जो रेडियस है वही उसकी बीच की दूरी होगी। लेकिन अगर ये दूरी बढ़ जाए, h हाइट और जुड़ जाए, तो उस स्थिति में जो जी का फॉर्मूला होगा वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, ये जी एच, ये क्या होगा, Gm/r+h का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो रेडियस थी पहले, उस रेडियस में हमने हाइट को ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जी एच क्या है, जी एच है ऊंचाई पर जी का मान, और r+h ये क्या है, पृथ्वी की सतह से उस ऑब्जेक्ट की कुल दूरी। अब जी कम क्यों होता है, देखिए, अगर हम हाइट को बढ़ाएंगे ना, तो हाइट क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो अगर मैं हाइट को इंक्रीज करता हूँ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अगर मैं हाइट को इंक्रीज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कैप जी एच हाइट, यानी हाइट पर जी जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि दूरी बढ़ने से जो बल है वो कम होता है, जो जो कि हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर के। यानी कि इस नियम पर काम करता है, दूरी बढ़ने पर क्या है, बल कम होता है। तो इसका मतलब है कि दूरी बढ़ने पर बल तेजी से घटता है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर की टर्म है ना। तो स्क्वायर स्क्वायर यानी कि अगर हम आर को में चेंज करेंगे तो आर स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा कम, जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये क्या है, बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दूरी बढ़ने पर बल तेजी से घटता है। तो जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो पृथ्वी से आपकी दूरी r+h ये बढ़ जाती है, जिससे कि जी जो है वो कम हो जाएगा। तो ऊंचाई पर जो असर होगा, वो तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतना ही जी का मान क्या है, कम होगा, घटेगा, क्योंकि r+h का होल स्क्वायर का जो मान है वो बढ़ जाएगा, यानी ये मान इंक्रीज होगा। अब ऊंचाई के लिए जो जी का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लेकर चलें, ये क्या है, ये तो है एब्सोल्यूट फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला की, तो वो होता है, ठीक है, किसकी, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर h पृथ्वी की त्रिज्या, h जो हाइट है पृथ्वी की त्रिज्या r की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। यहाँ पर अभी हमने देखा, जो ये h है, जहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, अगर ये उस r से बहुत ज़्यादा छोटा है, अगर ये h जो है ये इस r से बहुत ज़्यादा छोटा है, ये h जो है इस r से बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन की, ठीक है। तो एक हमारे पास एक इजीएस्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा होता है, वो होता है जी एच हाइट, जी एट हाइट, वो अप्रोक्सीमेट की अगर बात करें तो ये होगा स्मॉल जी इंटू 1-2h/r। ये क्या है, ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, बशर्ते अगर जो हाइट है वो अगर हम पृथ्वी की जो रेडियस है उससे बहुत कम रखते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट को हम पृथ्वी के जो रेडियस है उससे हम बहुत कम रखते हैं, यानी जो हाइट है ये आर से बहुत कम हो। तो यहाँ पर जी क्या है, वही पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व जनित त्वरण होता है, कौन सा, ये जी, ठीक। एच क्या है, ये हाइट है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इससे साफ है कि ऊंचाई बढ़ने पर भी जो जी का मान है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ऊंचाई जैसे बढ़ेगी तो ये नेगेटिव टर्म है, और नेगेटिव टर्म क्या है, ये एक तरीके से पूरी कम होती जाएगी, कम होगी, तो ये जो नया जी निकल कर आएगा हाइट पर वो कम होगा, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम्पल से समझें, तो एग्जाम्पल से अगर हम समझें, तो यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, सतह पर जो हाइट होती है
पृथ्वी की जो सरफेस है, अगर हाइट सरफेस पर रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट तो एच क्या होगा, 0 होगा। तो 0 पर अगर आप ज़मीन पर हैं तो जो जी निकल कर आएगा वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट पर, कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर, तो ऊंचाई बढ़ने पर जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो लगभग होती है 8.8 किलोमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान थोड़ा घटकर लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी इक्वल्स टू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे हुआ? क्योंकि अभी हमने देखा ना कि जो अप्रोक्सीमेट निकल कर आया, कौन सा, जो फॉर्मूला भी ये निकल कर आया वो है G1 - 2h/r। तो यहाँ पर h की वैल्यू रख दीजिए आप, कितनी है, 8.8 किलोमीटर। क्योंकि r क्या है, बहुत ज़्यादा है ना, तो r के कंपेयर में तो h कम है, बहुत कम है, इसलिए हमने इस अप्रोक्सीमेट फार्मूला को यूज़ किया, ठीक है, बजाय एब्सोल्यूट फार्मूला के, जो क्या था, कैपिटल जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, वो क्या है, एब्सोल्यूट फार्मूला है, ठीक। और अगर हम बात करें कि सैटेलाइट की, अगर हम बात करते हैं किसकी, सैटेलाइट की, एक बार मैं रब कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अर्थ पर देख लिया और माउंट एवरेस्ट पर देख लिया, और किसी सैटेलाइट की अगर बात करते हैं तो सैटेलाइट की अगर मान लीजिए जो हाइट है वो 500 किलोमीटर पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जी का मान जो कटकर है वो लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कैसे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे उसका जो जी है यानी कि ग्रेविटेशन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कम होता जाएगा। तो अगर हम आसान भाषा में अगर इन सबके निचोड़ को देखें तो जब आप अर्थ की सरफेस से ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान कम होता है, घटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूरी यानी कि एक तो रेडियस हो गई पृथ्वी की सरफेस तक, और एक उस वो हाइट हो गई, तो जो टोटल डिस्टेंस होगी उस ऑब्जेक्ट के और अर्थ के सेंटर के ग्रेविटी की, मैंने ग्रेविटी जहाँ सेंटर होता है अर्थ का उसकी, वो आर प्लस एच हो जाएगी। तो वो बढ़ने से क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, और पृथ्वी की सतह पर जो स्मॉल जी है यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण वो सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जी थोड़ा थोड़ा घटता जाता है, ठीक है। तो अगर आप जैसे पहाड़ों पर जाएंगे तो जी थोड़ा कम होगा क्योंकि ऊंचाई थोड़ी वो क्या है, वो कम होगी, ठीक है। तो यही कारण है कि हमने देखा कि कैसे हाइट और जी जो है वो आपस में चेंज होते रहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं पृथ्वी की सतह से गहराई डी के कारण जो जी का मान है वो क्या होता है। तो जब हम जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ठीक है, ये इसकी सरफेस है और ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर इस गहराई में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इस गहराई में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर इस सेंटर के कारण पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण अगर हम मानना चाहें कि क्या ग्रेविटी है, तो पहले तो जो थी इस अर्थ की सरफेस और इस सेंटर के बीच की दूरी वो थी आर, लेकिन हमने क्या है डी डिस्टेंस एक गड्ढा खोद करके इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया। तो अब जो डिस्टेंस हो गई वो इस और इसके बीच में वो क्या हो गई, वो हो गई आर माइनस डी, ठीक है। तो सबसे पहले जी का जो फॉर्मूला अगर हम देखें तो पृथ्वी की सतह पर जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ एम पृथ्वी का द्रव्यमान और कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर हम बात करें गहराई डी और जी के फॉर्मूला की, तो जब हम पृथ्वी के अंदर गहराई डी में जाते हैं तो पृथ्वी का जो पूरा द्रव्यमान है एम उसे खींचने में योगदान नहीं देता है, ठीक है। ये जो एम है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसको, उस उसको खींचने में, क्योंकि एम जो है इस गहराई तक जाने पर कुछ ना कुछ एम तो कम हुआ ना। तो सिर्फ जो वह जो हिस्सा होता है यानी कि जो डी की गहराई के अंदर है वही जी पर असर डालता है, यानी कि पूरी पूरी पृथ्वी जो है उस पर असर नहीं डालती, पूरी की पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान उस पर असर नहीं करता। ये जो असर करेगा अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है तो सिर्फ यहाँ ये जो एक तरीके से ये जो रेडियस होगी, एक तरीके से ये जो एरिया होगा बस इसी एरिया का यहाँ पर इफेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि एक तो टोटल द्रव्यमान था और एक इस एरिया का द्रव्यमान रह जाएगा, ठीक है, स्फीयर का। तो यहाँ पर भी क्या है, चेंज होगा, क्या, गुरुत्वीय त्वरण। तो जो जी डी निकल कर आएगा यानी किसी डेप्थ पर जो गुरुत्वीय त्वरण निकल कर आएगा वो होगा जी इंटू
1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये निकल कर कैसे आया, इसके डेरिवेशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि किसी भी डेप्थ पर जो स्मॉल जी होता है यानी गुरुत्व त्वरण, वो गुरुत्व त्वरण जी यानी अर्थ पर जो लग रहा है गुरुत्व त्वरण जो कि है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1 माइनस जितनी डेप्थ है वो और पृथ्वी की रेडियस, उन दोनों का रेशो यानी कि डी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर जी डी क्या है, गहराई डी पर जी का मान जो कि हमें निकालना है, और स्मॉल जी क्या है, ये है सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान यानी स्मॉल जी का मान, और डी क्या है, ये क्या है, गहराई कितनी अंदर तक हम जा रहे हैं क्योंकि हमें क्या मेजर करना है, गुरुत्व त्वरण, और आर क्या है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो गहराई पर जी क्यों कम होता है, देखिए गहराई पर क्या है, द्रव्यमान का जो हिस्सा होता है वो कम हो जाता है। जब आप गहराई में जाते हैं तो पृथ्वी का जो केवल वही द्रव्यमान जी पर असर डालता है जो आपके ऊपर नहीं है। जितनी गहराई पर जाओगे उतना कम द्रव्यमान आपकी तरफ खींचाव डालता है एक तरीके से, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, क्योंकि हमने देखा जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर यानी कि द्रव्यमान के। तो जितनी डेप्थ में आप होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो पूरा का पूरा एक तो अर्थ पर सरफेस पर तो क्या है कि पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है वो वर्क करता है, लेकिन गहराई में जाने पर वो द्रव्यमान है वो कुछ हिस्सा कम हो जाता है, इसलिए जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होगा तो हम जानते हैं कि गुरुत्व त्वरण भी एक तरीके से कम हो जाएगा। ठीक है, अब गुरुत्वीय बल जो है वो कम हो जाता है कैसे, तो जी जो है यानी कि गुरुत्व त्वरण के स्मॉल जी, वो अर्थ के सेंटर से जो दूरी होती है वो आर माइनस डी पर डिपेंड करती है। किस पर, आर माइनस डी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है, ये तो क्या है सरफेस पर, और ये क्या है आर माइनस डी, तो ये इस पर डिपेंड करेगी, तो गहराई में जाने पर यह दूरी जो है वो घट जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर डी का मान बढ़ता है, देखिए मैं इसको रब करके अगर एक प्रॉपर फॉर्मूला लेता हूँ एकदम उसमें, तो जो जी डी निकल कर आया आपके पास, जी डी निकल कर आया वो जी 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी है अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये जो नेगेटिव टर्म है ये कंप्लीट कम होगी, तो कह सकते हैं कि जो जिस गहराई पर हम जा रहे हैं तो वो भी एक तरीके से गुरुत्वीय त्वरण वो घट जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप सतह पर देखेंगे तो सतह पर डी क्या है, जीरो होता है, तो जीरो होने पर क्या है, जो जी डैश जी डी होगा वो जी के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये तो कोई मेजर करने की बात ही नहीं है क्योंकि हम सरफेस पर क्या है जी को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलते हैं। पृथ्वी के अगर अंदर जाते हैं यानी कि डी बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो इस जी का मान कम होगा। ठीक है, और अगर हम मान लीजिए जाते जाते अगर पृथ्वी के केंद्र तक चले गए, ठीक है, जैसे ये अर्थ है और यहाँ से हमने गड्ढा खोदना स्टार्ट किया और अगर हम सेंटर तक चले गए यानी यहाँ तक चले गए, ठीक है, तो ये जो इसकी सरफेस से और इसकी जो दूरी है वो टोटल किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी यानी रेडियस के बराबर। तो अगर हम जी डी देखें तो जी 1 माइनस डी अपॉन आर है ना, तो इस डी में अगर हम डी की वैल्यू को अगर हम आर रख देते हैं, आर से आर कैंसिल, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी कि सेंटर पर आने पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास गुरुत्व त्वरण निकल कर आया वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान है वो चारों तरफ से क्या है, बराबर खिंचाव पैदा करता है, खिंचाव डालता है, और यह बल एक दूसरे को कट कर देते हैं, क्या कट कर देते हैं, इसलिए क्या है, इस पर जो गुरुत्व त्वरण होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि कैसे, अगर हम बात करें अन्य एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर केस फर्स्ट देखें तो वो केस फर्स्ट यही कहता है कि सतह पर जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की गहराई में अंदर जाते हैं तो 1 किलोमीटर की गहराई में जाने पर जो जी डी है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पर जो जी डी निकल कर आएगा वो लगभग 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल कर आएगा। ठीक है, और केंद्र पर जाने पर तो जो
केंद्र पर जाने पर जो जी डी है, वन सेकेंड गाइस, तो केंद्र पर जाने पर जो जी डी है, ये पेन चल नहीं रहा शायद, ये हो जाएगा 0, ठीक है, 0। तो हमने देखा कि कैसे गहराई में जाने पर और ऊंचाई पर जाने पर जो जी है वो वेरी करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं केस नंबर 3 की, कि पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो जी का इफेक्ट है वो क्या होता है। तो जब पृथ्वी अपनी अर्थ पर घूम रही है, ये क्या है, ये पृथ्वी की अर्थ है, ठीक है, ये धुरी है, ये क्या है, पोल है। पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो मान लीजिए ये ओमेगा स्पीड से घूम रही है, ठीक है। तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसका जो असर है वो जी पर पहुंचता है, यानी कि जी यानी कि गुरुत्वीय जनित त्वरण, यानी कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी पड़ता है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, तो एक तरीके से जो घूमने का जो असर है वो जी पर भी पड़ेगा। इसे अगर हम एकदम आसान और भाषा में समझें, तो पहले समझे कि जी पर घूर्णन का असर क्यों पड़ता है। जब अर्थ घूमती है, रोटेट करती है, तो हर वस्तु जो पृथ्वी पर है वह एक सर्कुलर पथ पर घूमती है, सर्कुलर पथ पर चलती है। इस गोलाकार पथ पर चलने के लिए एक फोर्स काम करता है, फोर्स की जरूरत होती है, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यानी कि हिंदी में कहें तो ये एक केंद्राभिमुख यानी अभिकेंद्रीय बल काम करता है, ठीक है। तो अब यह बल पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है। कहाँ से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेकिन यह क्या है, यह जो केंद्राभिमुख बल जो है वो जी पर असर डालता है, ठीक है। यानी जो अभिकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, ये जी के ऊपर असर जो डालता है वो थोड़ा कम कर देता है, ठीक है। इसलिए पृथ्वी की घूर्णन के कारण जो सरफेस पर जी का मान थोड़ा कम होता है। तो घूर्णन के कारण जो जी का नया फॉर्मूला होगा, अगर पृथ्वी घूम नहीं रही तो जी का मान क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर पृथ्वी रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है, वन सेकेंड गाइस, तो रोटेशन के कारण जो जी निकल कर आएगा, जी डैश, वो आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। ये निकल कर आया क्या, जी, ठीक। यानी कि जहां यहां पर क्या है, जी डैश क्या है, घूर्णन के कारण यानी रोटेशन के कारण वास्तविक ग्रेविटेशन, यानी कि घूर्णन कारण जो जी निकल कर आएगा, मतलब जो हमें निकालना है वो है। ओमेगा क्या है, ओमेगा उस पृथ्वी की यानी कि अर्थ का जो कोणीय वेग होता है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक। आर क्या है, ये है त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। थीटा है या फिर कहें लैम्डा, यहाँ पर क्या है, थीटा है ना, तो इसे हम थीटा रख देते हैं यहाँ पे, वन सेकंड गाइस। जो थीटा होगा वो होगा लैटिट्यूड, यानी कि स्थान का अक्षांश। ये क्या है, थीटा एक तरीके से इसका लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब दो होते हैं, एक तो अक्षांश और देशांतर। अक्षांश क्या है, एक तरीके से ये अक्षांश है। देशांतर क्या है, ये देशांतर है, ठीक है। तो ये भूगोल में आपने पढ़ा होगा। तो लैटिट्यूड ऑफ मतलब एंगल है किसके बीच में, जहां ऑब्जेक्ट रखी हुई है और ये इक्वेटर, इन दोनों के बीच में एंगल होता है, जिसे हम कहते हैं इस स्थान का अक्षांश क्या है, यानी इसका लैटिट्यूड क्या है। और कॉस थीटा ये क्या करता है, ये क्या है, उस अक्षांश के अनुसार यानी कि लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग पृथ्वी की घूर्णन का जो है वो असर है, ठीक है। तो घूर्णन के कारण जो जी पर असर कैसे बदलता है, तो अगर हम बात करें पोल्स पर, कहाँ पर, पोल्स पर, इसको रब कर देते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ क्या है, पोल है और ये क्या है, इक्वेटर है। तो पोल्स पर अगर बात करते हैं तो थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो यह घूर्णन का असर यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि 90 डिग्री पर क्या है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो होते ये पूरी टर्म्स क्या है, ये पूरी टर्म्स जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल ये बचेगा केवल स्मॉल जी, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण जो सरफेस पर लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर बात करें इक्वेटर पर, इस इक्वेटर पर जी का मान क्या होगा, तो इक्वेटर पर थीटा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1। तो जो निकल कर आया हमारे पास, जो टर्म निकल कर आई वो आएगी जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है।
यानी कि जो हमारे पास नया गुरुत्वीय त्वरण निकल कर आया, कहाँ पर? इक्वेटर पर, वो कुछ हद तक कम होगा। क्यों? क्योंकि जो सरफेस पर लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसमें एक टर्म क्या है? माइनस हो रही है, माइनस हो रही है। ठीक है? तो अगर हम बात करें आसान भाषा में अगर समझें, तो यहाँ पर घूर्णन का असर सबसे ज़्यादा होगा और जो जी का मान है वो कम हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे माइनस टर्म है, तो ये कम करेगी उस वैल्यू को। तो यहाँ पर अगर हम आसान भाषा में समझें, तो घूर्णन का जो असर होता है जब पृथ्वी घूमती है, तो घूमने के कारण एक फ़ोर्स आपको बाहर की तरफ धकेलता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स। पोल्स पर अगर बात करते हैं तो घूर्णन का असर नहीं होता है, क्योंकि आप पृथ्वी के घूमने वाली जो धुरी होती है वो उसके करीब होते हैं। ठीक है? और विषुवत रेखा की बात करें यानी कि इक्वेटर पर अगर बात करते हैं, तो यहाँ आप अर्थ के घूमने के जो सेंटर से सबसे दूर होते हैं। ये जो सेंटर होता है अर्थ का, इस सेंटर से आपकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? इसलिए जी का मान सबसे कम हो जाता है। ठीक है? तो ये हमने देखा। और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे कि एक टर्म आ रही है ओमेगा। अगर मैं इस ओमेगा को बढ़ाता हूँ, यानी कि पृथ्वी को की जो घूर्णन की दिशा है, घूर्णन की जो गति है, उसे मैं इंक्रीज़ करता हूँ, तो जो जी डैश है वो बहुत कम होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर मैं पृथ्वी की जो एक तरीके से जो गति है, इस ओमेगा है, इसको अगर मैं 17 गुना कर देता हूँ, 17 गुना कर देता हूँ, तो ये जो जी डैश निकल कर आएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है? तो ये कुछ फैक्ट हैं, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स की वज़ह से हमें बाहर की तरफ धकेलना पड़ता है। यानी बाहर बाहर की तरफ क्या है? एक बल लगता है और यह बल क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी जी के खिलाफ काम करता है। तो अगर घूर्णन घूर्णन की गति बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए, यानी कि मान लीजिए 17 गुना कर दी, तो यह बल जी के बराबर हो जाएगा, इस जी के बराबर हो जाएगा और आपको बाहर की ओर धकेल देगा। तो जब ऐसा होता है तो सरफेस पर जी का असर खत्म हो जाता है, यानी जी जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है? तो घूर्णन बल और जी के बीच में जो संबंध निकल कर आएगा, तो वो कौन-सा होगा? यहाँ पर हम देखेंगे, तो ये जो जी के मान शून्य होने का जो स्थान होगा, वो इक्वेटर पर होगा। जी का मान जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सिर्फ़ और सिर्फ़ इक्वेटर पर ही 0 होगा, क्योंकि जो रोटेशनल फ़ोर्स है, उसका इफ़ेक्ट यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। पोल्स की अगर बात करते हैं, तो पोल्स पर रोटेशनल फ़ोर्स का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी का मान जो है वो ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर वैसा ही रहेगा। ठीक है? तो अगर क्या होगा अगर जी का मान 0 हो जाए तो? भाई अगर जी का मान 0 हो जाता है, तो क्या होगा? तो जब पृथ्वी इतनी तेजी से घूमेगी, तो आप सरफेस पर वेटलेस महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि जी का मान 0 है ही। पृथ्वी पर मौजूद चीज़ें सरफेस से बाहर की ओर उड़ने लगेंगी। समुद्र और पानी के बड़े-बड़े जो भंडार हैं, वो इक्वेटर की तरफ बहने लगेंगे। ठीक है? तो ये कुछ प्राकृतिक घटनाएँ हो जाएँगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी के घूर्णन की गति 17 गुना तेज़ कर दी जाए, तो इक्वेटर पर जी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बाहर की ओर धकेलने वाला जो बल है, जी, उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। ठीक है? अब बात करते हैं मोशन ऑफ लिफ्ट की। तो देखिए लिफ्ट के मोशन और उसके अगर हम हर एक केसेस को देखें, ठीक है? तो लिफ्ट के अंदर अगर मान लीजिए कोई ये कोई एक लिफ्ट है, ठीक है? और इसके अंदर एक इंसान खड़ा है, ठीक है? इस लिफ्ट की सरफेस पर। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान है या फिर कोई वस्तु है, उस पर लगने वाला जो वेट है, भार है, वो अलग-अलग स्थिति में अलग-अलग महसूस होता है। इस चेंज को समझने के लिए न्यूटन्स सेकंड लॉ का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर जो हम डब्ल्यू निकल कर आएगा यानी कि जो वेट निकल कर आएगा, भार निकल कर आएगा, वो होगा mg प्लस माइनस a। ठीक है? यहाँ पर डब्ल्यू क्या है? लिफ्ट के अंदर व्यक्ति या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एपरेंट वेट है क्या? डब्ल्यू। जो महसूस किया गया भार जिसे हम कह सकते हैं। एम उस वस्तु का क्या है? द्रव्यमान होगा। जी, स्मॉल जी की अगर बात करते हैं तो यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, जो कि हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलते हैं। ठीक है? और ए की अगर बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की, तो ए लिफ्ट का क्या है? एक्सेलरेशन होता है और प्लस माइनस ये क्या करते हैं? ये इनका मतलब होता है कि ए को जोड़ेंगे या घटाएँगे, तो यह लिफ्ट की दिशा और उसकी गति यानी कि उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है? तो कुछ केसेस हैं, आइए उनको देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले केस नंबर 1 देखते हैं।
कि जब लिफ्ट समान वेग यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही हो, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई लिफ्ट है वो समान वेग से नीचे की ओर जा रही है, तो कांस्टेंट वेग का मतलब होता है कि लिफ्ट की गति में कोई बदलाव नहीं रहा। ठीक है, मतलब जो ए है वो जीरो हो जाएगा। भाई ए क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। अब जब जब वेग में ही कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान लीजिए इसे क्या कहते हैं, वी टू माइनस वी वन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो वी टू भी उतना ही है और वी वन भी उतना ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जो ए निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, जीरो होगा। ये क्या है, ए का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर, कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज एक्सलरेशन। तो अगर ए इक्वल टू जीरो है, तो हमने देखा जो फॉर्मूला है हमारे पास एम जी प्लस ए। ठीक है, तो ये जो ए है वो जीरो हो जाएगा, तो जो वेट निकल कर आएगा वो आएगा एम जी, यानी एज इट इज। जो इस व्यक्ति का जो भार है वो W इक्वल्स टू एम जी था, वो एज इट इज रहेगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो लिफ्ट के अंदर व्यक्ति को अपना जो वास्तविक भार यानी एक्चुअल वेट महसूस होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ क्या है, त्वरण नहीं है। लिफ्ट का चलना भार पर असर नहीं डालता है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप एक्सलरेटर पर खड़े होकर के आराम से नीचे जा रहे हैं, वहाँ पर आपका जो वेट है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब लिफ्ट कांस्टेंट वेग से ऊपर की ओर जा रही है। केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जब लिफ्ट समान वेग यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, ये लिफ्ट है और ये वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि लिफ्ट की गति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी कि अगेन जो ए है वो जीरो निकल कर आया। ठीक है, तो फिर दोबारा रखते हैं, W इक्वल्स टू एम जी माइनस जी प्लस जीरो। तो यहाँ पर भी एम जी निकल कर आया। देखिए यहाँ पर क्या है, ये नीचे की ओर जा रही है ना, तो इफेक्टिव जो चेंज होगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो डब्ल्यू होगा वो एम जी ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस क्यों लिया और यहाँ माइनस क्यों लिया, यहाँ माइनस क्यों लिया और यहाँ प्लस क्यों लिया, इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पर अगर कोई लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है और इस व्यक्ति पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो लगने वाला बल है, भार है, वो डब्ल्यू जो है वो नीचे है, यानी कि क्या ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन यानी कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, नीचे है। ठीक है, ये जी नीचे है और ये क्या है, ए ऊपर है। इन दोनों को ऐड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं एक तरीके से। तो इफेक्टिव क्या है, उस वस्तु पर, उस व्यक्ति पर लगने वाला जो फोर्स है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, एम जी और एम ए ये क्या है, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आदमी खड़ा हुआ है लिफ्ट के अंदर, ठीक है, इस पर ये फोर्स भी लग रहा है और इस पर ये फोर्स भी लग रहा है, लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए क्या है, दोनों के इस व्यक्ति पर जो भार हो जाएगा एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोनों तरफ से क्या है, प्रेशर पड़ रहा है। देखिए, आपको अगर कोई मान लीजिए ऊपर से भी खींचता है और मान लीजिए कोई आपके पैर पकड़ कर ऊपर से खींचता है, सॉरी नीचे से खींचता है और हाथ पकड़ करके ऊपर से खींचेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा लगाया गया जो बल है, उसको आप ऐड ही तो करेंगे, माइनस थोड़ी ना करेंगे। और यहाँ पर माइनस क्यों किया? देखिए, यहाँ पर माइनस इसलिए किया क्योंकि जो इफ़ेक्टिव चेंज होगा, यानी कि नेट इफ़ेक्टिव जो होगा, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है और एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या है कि ये जो इफ़ेक्टिव चेंज होगा वो माइनस माइनस में होगा, कंसिडरेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जी लगने वाला जो जी है, ये जो जी है, ये जो एक्सेलरेशन है ए, इससे यहाँ पर क्या है, कम होता है, मतलब ज़्यादा होता है, कैपिटल जी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो जी के कारण क्या है, एक तरीके से दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इफ़ेक्टिव निकल कर जो आएगा हमारे पास वो जी माइनस ए निकल कर आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट से बेहतर समझे होंगे कि क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, दोनों तरफ से बल लग रहा है, खिंचाव लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, इस केस नंबर 2 को समझा, तो यहाँ पर भी W जो है वो mg रहेगा, यानी ऊपर की ओर जाने के कारण जो व्यक्ति पर लगने वाला जो भार है वो एक्चुअली क्या है, मतलब अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, यानी ए जो है वो जीरो निकल कर आ रहा है, यानी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, तो जो एक्चुअल भार होगा, एक्चुअल वेट होगा, वो वही महसूस होगा किसको, उस व्यक्ति को या फिर उस ऑब्जेक्ट पर। जैसे कि अगर आप एक्सेलरेटर से चढ़ करके, जैसे आप खड़े हैं वहाँ पर आराम से खड़े हैं और एक्सेलरेटर क्या है, ऊपर जा रहा है, तो आपका जो वेट होगा वो वही होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है।
ठीक। बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 क्या कहता है कि जब लिफ्ट समान त्वरण यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। तो इस केस को भी अगर देख लेते हैं, ये लिफ्ट है, ठीक है? ये लिफ्ट है और ये कोई इंसान खड़ा है इसके अंदर, ठीक है? अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रही है, ठीक है? तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो मतलब होता है जो ए जो होगा वो 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है? तो जो फ़ॉर्मूला होगा W निकल कर आएगा, कौन? वेट, इस व्यक्ति पर लगने वाला जो वेट है, वो mg+a होगा, ठीक है? mg+a। ऊपर की ओर जाने के कारण व्यक्ति पर लगने वाला जो भार है, वो क्या है? बढ़ जाएगा। भार क्या है जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर a क्या है? जुड़ रहा है। तो व्यक्ति को अपना जो वज़न है वो महसूस होगा, ज़्यादा महसूस होगा। आपने देखा होगा जब आप लिफ्ट पर जा रहे हैं, तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है, ठीक है? तो आपको थोड़ा भारीपन लगता है। वो इसी कारण होता है कि वहाँ पर क्या है? जो लगने वाला गुरुत्व त्वरण है उसमें उस लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो जैसा कि अगर आपको लगे कि कोई आपको नीचे से क्या है? पुश कर रहा है, ठीक? अब बात करते हैं केस नंबर 4 की, कि अगर जो लिफ्ट है, ठीक है? वो लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रही है, ठीक है? और इस पर लगने वाला जो जी है वो भी नीचे की ओर ही है। तो लिफ्ट के नीचे की तरफ नीचे अगर लिफ्ट जो है वो नीचे तेज़ी से जा रही है, ठीक है? मतलब होता है जो ए है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, लेकिन जो वो है जी, इस जी से क्या है, इस ए की वैल्यू क्या है? कम है। तो यहाँ पर डब्ल्यू जो होगा वो निकल कर आएगा हमारे पास स्मॉल जी माइनस ए, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नीचे की ओर जाने के कारण व्यक्ति पर लगने वाला जो भार है, जो वेट है, वो कम महसूस होगा क्योंकि जो इफेक्टिव चेंज आएगा वो जी माइनस ए होगा। व्यक्ति को हल्का महसूस होगा। अभी मैंने आपको बताया कि माइनस क्यों हुआ। तो एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, तो जैसे आप झूले में बैठे हुए हैं, तो जैसे ही झूला ऊपर जाएगा, तो आपको वज़न बढ़ता हुआ महसूस होगा और जैसे ही वो झूला नीचे आएगा, तो जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, वो कम हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इस वजह से क्या है, आपको हल्कापन महसूस होगा, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की, केस नंबर 5। मान लीजिए ये लिफ्ट है और ये किसी रस्से के सहारे टिकी हुई है, ठीक है? यहाँ मान लीजिए अगर ये रस्सा ब्रेक हो जाता है, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या है, जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल होगी। क्या होगी? फ्री फॉल, यानी कि स्वतंत्र रूप से नीचे गिरेगी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लिफ्ट क्या है, फ्री फॉल में होती है तब जो ए होता है वो जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी वस्तु अगर वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं हो तो ए इक्वल्स टू जी हो जाएगा, क्यों? यानी कि जो त्वरण है, ग्रेविटी है, वो एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी। एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। इस केस में जो डब्ल्यू निकल कर आएगा, अब नीचे की ओर जा रही है, भई रस्सा टूट गया तो लिफ्ट जो है नीचे की ओर जाएगी और नीचे की ओर जाने पर जो इफेक्टिव चेंज आएगा किसमें, वो आ जाएगा जी माइनस ए। क्या आ जाएगा? जी माइनस ए। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू आएगा वो आ जाएगा एम जी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगी 0। यानी लिफ्ट और उसमें मौजूद दोनों ही व्यक्ति एक साथ गिर रहे हैं, इसलिए क्या है, व्यक्ति को वेटलेसनेस यानी कि भारहीनता महसूस होगी। इसका मतलब है कि उसका जो एपरेंट वेट होगा वो शून्य हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे स्पेस में, ठीक है? स्पेस में क्या है, हमें जो एस्ट्रोनॉट है वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक तरीके से भारहीनता होती है, जो उनका जो एपरेंट वेट होता है वो शून्य हो जाता है। वो इसी कारण होता है कि वहाँ पर एक तरीके से जो ग्रेविटी है और मतलब वहाँ की एक तो क्या है, ग्रेविटी होती नहीं है। ग्रेविटी के कारण क्या है, वहाँ पर जो जी है वो 0 हो जाएगा, ठीक है? यानी वहाँ पर ग्रेविटी निल के बराबर होती है स्पेस में। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट है वो तैरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पर तो बिल्कुल फ्री फॉल हो रहा है। यानी कि ये वहाँ यहाँ तो क्या है, एयर रेजिस्टेंस होता है। अपनी जो एटमॉस्फेयर में है, वहाँ एयर रेजिस्टेंस काम करता है। इस वजह से क्या है कि जो हमें जो कोई भारी वस्तु है, फिर हल्की वस्तु है, उन दोनों में थोड़ा-सा टाइम टाइम का वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, वस्तुएँ तैरती हुई दिखाई देंगी हमें, ठीक? बात करते हैं नेक्स्ट केस की। लास्ट केस है ये, जब ए ग्रेटर देन जी हो, यानी कि इस लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन इसके जी से बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि ए ग्रेटर देन बहुत जी हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, लिफ्ट इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही है, ठीक है? मतलब लिफ्ट इतनी तेज़ी से 1 सेकंड गाइज़।
तो नीचे आने के कारण क्या है, W इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, और अगर ये ए बहुत ज़्यादा हुआ इस जी से, तो ये पूरी टर्म क्या है, माइनस में आ जाएगी। ठीक है, माइनस में आ जाएगी। यानी कि ये जो व्यक्ति है, ये इसकी छत से जाकर लगेगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट, इस ग्रेविटी के कारण, इस ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी केसेस को वन बाय वन देखा। ठीक है, तो यहाँ पर मोशन ऑफ लिफ्ट के बारे में समझा, और जो भी हमारे पास पृथ्वी की गहराई और ऊंचाई में जो हमारे पास केसेस निकल कर आए, उनके बारे में भी हमने देखा। ठीक है, टॉर्शन बैलेंस क्या होता है उसे हम समझा, कैपिटल एम और स्मॉल एम यानी कि न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ हमने समझा, और जो रिलेशन है बिटवीन मास एंड वेट, इनके बारे में भी हमने अच्छे से चर्चा की। तो इस पार्ट को यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, मास और वेट का आपका जो पार्ट है ये कंप्लीट कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे किसकी, डेंसिटी की। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप बने रहें। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।